हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद आपकी तैयारी चल रही होगी। तो मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं रोज शाम को 7 बजे एक हरियाणा सीईटी की जो क्लास आपकी होती है आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम चैनल पर, वो आपकी लाइव हो चुकी है आज। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। तो फटाफट से सारे लोग जुड़िएगा भाई। राम राम सारे आना है, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए फटाफट से। राम राम जी, प्रदीप सैनी आपका स्वागत। वायरल विराट, राम राम भाई मेरे, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नीरज, सभी को स्वागत। राम राम। राम राम जाट साहब, आपका स्वागत है। जय श्री श्याम जी, नीतू यादव गुड़िया, बहुत बहुत स्वागत है। नीतू और नीटू में कंफ्यूजन रहता है कई बार। आओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट से। जय हिंद मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। सर लेट कैसे हुए? लेट हो गए? ऊपर से नीचे आने में लेट हो गए बस। पहले क्लास ऊपर लग रही थी, फिर नीचे लगवा कर दी। ठीक है, जय श्री श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यदि संख्या है 3 4 5 6 4 ए 11 से डिविजिबल, ए का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? तो आप बोलोगे सर हम इसको करेंगे 3 4 5 6, उसके बाद है 4a और उसके बाद 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, अगर सम स्थान और विषम स्थान, जैसे a 6 और 4, ये हो जाएगा 10 प्लस a। यहां देखेंगे 4 और 5 9 और 3 12। तो मेरे दोस्त इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिफरेंस 0। तो 12 और ये 10 प्लस a है, तो नीचे भी तो 12 होना चाहिए। 12 और 12 को जब आपस में घटाओगे तो डिफरेंस 0 आएगा। तो नीचे तो 10 है, तो ये 12 होने के लिए a का मान क्या होना जरूरी है? अगर मैं इसको भी 12 बनाऊं तो a का मान मेरे दोस्त 2 होना जरूरी है। तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर फाइनली 2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल का आंसर देखिएगा। 4851 ए 4851 ए 4851 ए 53 बी, और इसने बोला है ये 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? ये बोल रहा है 9 से डिविजिबल है। तो मेरे भाई 9 से डिविजिबल है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 9 से डिविजिबल है, ए के सभी मानों का योग ज्ञात करो। बी एक सम संख्या है। बी क्या है? सम संख्या। तो मेरे दोस्त 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये हट गया। तो क्या बचा? 5 और 3 8। तो ये जो b है इसका मान या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, क्योंकि b एक सम संख्या है। 0 भी सम संख्या है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी। अब आप बोलो गुरुजी 10 भी तो हो सकता है। मेरे दोस्त b सिंगल डिजिट है। अगर 10 मैं लिखूं तो 10 में डिजिट आ रही है 2, 1 और 0। तो अब आप ये देख लो कि अंकों का योग 9 से कब सेटिस्फाई होगा। तो ये तो 5 और 3 8 बैठ रहा है। ठीक है, अगर 8 प्लस 0 है तो a का मान 1 हो जाएगा। a का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? a का मान 1। अगर मेरे भाई ये तो 8 फिक्स बैठना है सब पे, अगर 8 प्लस 2 करते हो तो 10, तो 10 के जगह हम 18 करेंगे तो a का मान 8 करना पड़ेगा। a का मान क्या करना पड़ेगा? 8। अगर 8 प्लस 4 करें 12, तो a का मान 6 करना पड़ेगा। 12 6 18। 8 और 6 14 करें तो a का मान हमें 4 रखना पड़ेगा। 14 4 18। 8 और 8 16 करें तो a का मान हमें 2 रखना पड़ेगा। 16 2 18। और तो कोई मान नहीं हो सकता a का। a का और कोई मान तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे a का मान है ये, तो इसका योग देख लो। 1 और 8 9 और 6 15, 15 4 19, 2 21। भैया ए के पॉसिबल वैल्यूज जो हैं उनके मान कितने हो सकते हैं? 21 हो सकते हैं। ठीक है, 21 हो सकता है उसका पॉसिबल जो वैल्यू है। ठीक है, बात क्लियर? ऑप्शन से कर लो सर। ऑप्शन से कैसे करोगे बता दो जरा। ऑप्शन से नहीं होगा पॉसिबल, ये कतई भी ऑप्शन से नहीं होगा। सवाल को एक बार फिर समझिए, मैं इसका दूसरे कलर में लिख देता हूं। जैसे देखो भाई, यहां पे ये फिक्स है 5 और 3, ये तो 8 होगा ही होगा। ये तो 8 होगा ही होगा।
तो b के कितने मान हो सकते हैं? b सम संख्या है, इसका मान या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर इसको 9 से डिविजिबल होना है तो 9 के बराबर में पहुंचना पड़ेगा, 9 के बराबर में पहुंचना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले अगर हम 0 रखें तो यहां पे 8 1 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 1 9, तब 9 से कट पाएगा। यहां अगर 8 और 2 10 कर दे तो फिर हमें यहां 8 रखना पड़ेगा, 10 और 8 18, तब 9 से कट पाएगा। अगर हम यहां 8 और 4 12 देख रहे हैं तो यहां मुझे 6 रखना पड़ेगा, 12 6 18, तब 9 से कट पाएगा। अगर b का मान 6 है तो 8 6 14, a का मान 4 रखना पड़ेगा, 14 4 18, तब कट पाएगा। 8 और 8 16, फिर हमें 2 रखना पड़ेगा, तब कट पाएगा। तो a के पॉसिबल वैल्यू 1 और 8 9 और 6 15, 4 19, 2 21, इस सवाल का आंसर हो गया भाई। कितना आंसर हो गया? 21 हो गया। बिल्कुल क्लियर करके समझ गए होंगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन ये देख लो, देखते हैं भाई आपने कितना डिविजिबिलिटी देखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम कितनी पढ़ी है, देखो फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। बहुत बढ़िया। 2 का a 21 होगा। यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाए तो क्यों भागफल के रूप में और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है? यदि q को 7 से भाग दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है शेषफल। यदि n को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ क्या होगा? n को 21 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अब आप लोग समझ चुके हैं, कोई संख्या n है, उसको अगर हम 3 से भाग देते हैं, भागफल क्यों आता है और शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है उसमें 2। तो यहां से एक बात पता चल गई सर, n बराबर क्या होगा? 3q प्लस 2। n का मान ये हो जाएगा 3q प्लस 2। जैसे अगर मैं आप लोगों के कहने से 43 में भाग दे दूं 8 का, तो 8 पंजे 40, बचा कितना? 3। तो मेरे दोस्त 43 जो कैसे निकाल पाओगे आप भाजक और भागफल के आपस में गुणा करोगे और शेष फल को आप जोड़ दोगे इसको, जभी तो 43 बनेगा। 8 पंजे 40 और 3 43, तभी तो बनेगा 43। आप बोलोगे सर ये बात बिल्कुल सही है। अब इसने क्या करा, दूसरी कहानी एक और पढ़ दी। क्यों को भाग दे रहा है, क्यों को 7 से भाग दे रहा है, ये उसमें रिमाइंडर जो है 5 आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। माना a बार गया, माना 7 से भाग दिया क्यों को, माना a बार गया, तो मुझे बताओ क्यों का मान क्या हो गया? क्यों का मान हो गया भाई 7a प्लस 5। क्यों का मान 7a प्लस 5 यहां रख दो। क्यों का मान 7a प्लस 5 आप ऊपर रख दो। बिल्कुल ओपनली बता दिया इसको, क्या हो गया इसका मान? 3। क्यों का मान है 7a प्लस 5 और 7a प्लस 5 लास्ट में 2 है, तो 3 सत्ते 21a और प्लस 3 पंजे 15 प्लस 2, तो n जो बना फाइनली ये बना 21a प्लस 17। वो कह रहा है n में 21 से भाग देना है सर जी, n में क्या करना है? 21 से भाग देना है, यानी इसमें 21 से भाग देना है। तो मेरे दोस्त जब 21 का भाग यहां दोगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। और जब 21 का भाग यहां दोगे तो 17 बचेगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 17 रिमाइंडर। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? तो मेरे दोस्त इसका रिमाइंडर आएगा सीधा सीधा 17। ठीक है, इस सवाल का आंसर आएगा कितना? सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 17 आएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। कोई संख्या n है, उसको 3 से भाग करा, क्यों बार पूरा गया और 2 शेषफल बचा, तो n का मान आएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 3 गुणा क्यू प्लस 2, ये n का मान आया। अब कह रहा है क्यू को 7 से भाग दे रहे, 5 शेषफल बच रहा है। माना a बार गया, मैं कह रहा हूं माना a बार गया, a बार भेज दो, b बार भेज दो, 1 2 3 कितनी बार चला जाए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप बोलोगे क्यू का मान हो गया सर 7a, इन दोनों की गुणा करोगे 7a प्लस 5, क्यू का मान यहां रख दो 7a प्लस 5, तो n की वैल्यू बनी 21a प्लस 17। और अगर इसमें 21 का भाग दोगे तो केवल और केवल 17 आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ। रिमाइंडर चलो इस सवाल को देखते हैं। डन हो गया। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 मिलता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ रखा है, पर हो सकता है ऐसी लैंग्वेज ना पढ़ी हो, पर लैंग्वेज पढ़ लो, उसमें होगा कुछ नहीं। ठीक है भाई, कोई संख्या है, माना
n है, उसको अगर मैं 42 से भाग दे रहा हूं तो 120 आ रहा है भागफल के रूप में, और शेषफल नहीं आ रहा कुछ भी। तो इस संख्या n का मान आ गया 42 गुणा 120, यही तो आया। अब शेषफल कुछ है नहीं तो जोड़ोगे क्या, कुछ भी नहीं जोड़ना। जोड़ोगे क्या, कुछ नहीं। अब इस संख्या को 41 से भाग देना है प्यारे भाई, 41 से। अब ये सवाल तो आपने पढ़ रखा है रिमाइंडर में। अगर मैं, मेरे दोस्त आपने सवाल पढ़ रखा है ना, अगर मैं 16 में भाग देता हूं 5 का, तो मैं बोलूंगा 5 तिया 15 सर जी, एक बचा। ऐसे ही तो बोलते हैं। तो मैं 41 का भाग 42 में दे रहा हूं, यहां एक बचा। 41 का भाग 120 में दो, 41 तिया 123 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो। या आप देख लो 41 दूनी 82 होता है, बचा कितना 38। तो 38 एकम 38 इस सवाल का आंसर आएगा रिमाइंडर के रूप में। भाई 38 एकम 38 इस सवाल का आंसर आएगा रिमाइंडर के रूप में। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कल को ऐसा लिखा दिखे आपको कहीं भी कि भाई 92 या फिर 97 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 100, और इसको कह रहा है 24 से भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइएगा। अगर 97, 98, 99 और 100 को 24 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना आएगा मुझे इतना बताओ जरा। तो आप 24 का पहाड़ा प्रयोग करोगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। 24 का भाग इसमें दोगे, 24 चौका 96, एक बचा क्योंकि 97 है। 24 का भाग 98 में दो, 24 चौका 96 बचेगा 2, 24 चौका 96 3 बचेगा और ये 4। तो 4 तिया 12 दूनी 24, ऊपर पूरा फिर से गुना करोगे 24 बन गया। तो ये तो 24 का भाग 24 में दोगे तो कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इस केस में 0 हो जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से 100 को काट दूं, अगर मैं यहां से 100 को काट दूं, तो आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि सर हमने यहां पे 24 का भाग करा, 24 चौका 96 बचा 1, 24 चौका 96 2 बचा, 24 चौका 96 3 बचा। कितना बचा? 3 दूनी 6 एकम 6। तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आएगा? 6। उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो वही काम आप लोगों ने यहां कर दिया। 41 का भाग 42 में दिया, एक बचा। 41 का भाग 120 में दिया तो 41 दूनी 82 होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं 80 और 40 120 होता है, लेकिन 82 और 120 के बीच में 38 का गैप है। तो ये मेरे भाई 38 बचा, प्लस का 38, मैंने चिन्ह प्लस का लगा दिया। कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ सर जी ये प्लस का चिन्ह क्या है, ठीक है। ये 38 एकम 38 बच गया और यही आपका आंसर हो गया इस सवाल में, ठीक है। 38 एकम 38 बच गया, यही आपका आंसर हो गया इस सवाल में। चलो इसमें कॉपी पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखते ही आंसर उड़ा दोगे, मैं जानता हूं आपको। इसमें देखते उड़ा दोगे, फटाफट से बता दो क्या है। सर 38, अमन शर्मा, चीनू हरियाणवी, ओम प्रकाश राठौड़, अमन शर्मा। चलो बताओ भाई फटाफट। 68, यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में कौन सा LCM नहीं हो सकता? LCM जो होता है वो हमेशा HCF का एक मल्टीपल होता है, मतलब HCF से कटेगी ही कटेगी LCM जब भी आएगी। जब भी आएगा LCM जो है वो कटेगा हमेशा HCF से। तो अगर 8 है तो ये 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये LCM कभी नहीं हो सकता। 8 नाम 72, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, ये लोग 8 से कट रहे हैं तो ये हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 68 की तो वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका आंसर बता दो। चलो चलो भाई फटाफट से इसका आंसर बताओ। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य और महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। LCM HCM का योग 252। उनमें से एक संख्या 54, दूसरी संख्या बताओ। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो LCM है उनके HCF का 13 गुना है मेरे भाई। दो संख्याओं का LCM जो है वो HCF का क्या है? 13 गुना। तो दो संख्याओं की अगर मैं बात करूं LCM जो है वो HCF का क्या है? 13 गुना है। इस तरह से है 13 गुना। अगर HCF 1 है तो LCM कितना है? 13। अब आगे कह रहा है HCF और LCM का योग 252। मैं अगर इनका योग देखूं, सम ऑफ LCM एंड HCF देखूं, तो आप बोलोगे सर ये तो 14 रेशियो बन रहा है, 13 और 1 14 रेशियो, 13 और 1 14 रेशियो, लेकिन वो कह रहा है 252 बन रहा है जी।
तो 14 रेशियो का मान यदि 252 है तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 14 एकम 14, बचा कितना? 11, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। ये तो सर जी 18 बार कट गया भाई। 14 एकम 14 बचा 11, तो 14 अट्ठे 112 होता है। तो ये 1 रेशियो का मान 18। एलसीएम कितना आ गया? ये 13 रेशियो है तो ये बन गया 13 गुणा 18, और एचसीएफ आ गया मेरे दोस्त 18। गुणा करने की जरूरत नहीं, कभी आप गुणा कर लो 13 और 18 की। अब एक संख्या 54 है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? वो कह रहा है 54 है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, एलसीएम है 13 गुणा 18 और एचसीएफ है 18। बस एलसीएम क्या है? 13 गुणा 18, एचसीएफ क्या है? 18। तो इस सवाल का आंसर बताओ। 18 तिया 54, 3 से 6 बार, 13 छिंग 78। तो दूसरी संख्या क्या है? आप बोलोगे दूसरी संख्या है मेरे दोस्त 78। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 78। दो संख्याएं हैं, उनके एलसीएम जो है एचसीएफ का 13 गुना है, दोनों का जोड़ दे रखा है, जोड़ बैठ रहा है 14, तो 1 रेशियो का मान 18। तो एलसीएम हो गया 13 गुणा 18, एचसीएफ हो गया 18। अब पहली संख्या आप लोगों को पता है 54 है, तो दूसरी बताने तो कितनी है, तो उड़ाते चले जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है। लो जी, इस सवाल का भी आंसर दे ही दो जब आ गया है तो। नेक्स्ट आने दो। 13 के मल्टीपल से भी हो जाएगा जी, बिल्कुल 13 के मल्टीपल से भी हो जाएगा। अगर 13 के मल्टीपल से हो रहा है तो बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। क्वेश्चन है 18 गुणा 19 गुणा, आगे का एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है, इसको करली ब्रैकेट या मझला कोष्टक बोलते हैं, 8 भाग 4 यानी 2 गुणा, और ये आएगा 2, तो अंदर तो 4 की गुणा हो जाएगी, और 4 की गुणा से ही पता चल रही है इस सवाल का आंसर 1368 हो जाएगा। 1368 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, केवल 4 की गुणा से बता दिया। कैसे? क्योंकि 4 का मल्टीपल इसका आंसर होगा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट का कटना जरूरी है। लास्ट के 2 डिजिट का कटना, तो यही कट रहे हैं 2 डिजिट 17 से, 17 चौका 68, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं सर 18 गुणा 19 है, आगे गुणा कर रहे हैं, ये 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आएगा भाई, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। और गुणा 16 में से 12 गया तो 4 बचा, 4 में 2 का भाग दो, 2 बचा, तो ये बचा 18 गुणा 19 गुणा 4। तो मेरे भाई जो ये 4 आ रहा है ना लास्ट में, उसी ने सारा आंसर कर दिया। 4 कह रहा है आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, या फिर आप इकाई अंक की तरफ चले जाओ, यूनिट डिजिट की तरफ चले जाओ, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट पे नजर मारो, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, इकाई का अंक सबका अलग अलग है। 4 नाम 36 का 6, 6 अट्ठे 48 का 8, तो जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक 8 होगा, तो क्यों पूरी गुणा करनी? 1368 हो गया इस सवाल को, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 1368। इस सवाल को और देख लो तो बताओ फटाफट। भाई जी सीईटी का एग्जाम कब होगा? भाई 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में एग्जाम है सीईटी का। करो अपनी फुल तैयारी, फुल मेहनत। 27 गुणा 5 इंटू में 3 में 3 का भाग करोगे 1 आएगा, 15 माइनस 13 2 में 2 का भाग करोगे 1 आएगा, तो फाइनली आंसर 27 पंजे 135 ही हो जाएगा। 27 पंजे 135 फाइनली आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको जरूरत नहीं है कि पूरी गुणा करो। 27 गुणा 5 गुणा, अगला ब्रैकेट 3 में 3 का भाग दिया 1 गुणा, 15 में से 13 गया 2 और 2 में 2 का भाग करोगे तो 1 आएगा, तो ये आया 27 गुणा 5 गुणा 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक 5 आ रहा है, 27 पंजे 135 और किसी में है ही नहीं, और किसी में मेरे दोस्त ये 135 वाला 5 है ही नहीं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिएगा। ऑप्शन में 2 के लास्ट में भी 5 दे सके है, ऑप्शन में 2 के बाद में, हाँ ऑप्शन में दे सकता है 2 के बाद में 5 हो जाए। ऑप्शन तो ऐसा भी दे सकता है कि चारों के लास्ट में 5 आ जाए ऑप्शन में, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर बताओ। वे एक ही सवाल में 3 चीजें पूछ ली, एक ही सवाल में 3 चीजें पूछ ली गई हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो भाई अगर मैं घनों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर बात करूं, तो घनों का औसत क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है
n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 2। ये n बाहर है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत देखना है तो उसका फॉर्मूला है n बाहर है n प्लस 1/2 की होल पावर 2। और वर्गों का औसत क्या है? वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो वो औसत है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये औसत है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है ना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ये है। तो n का मान तो यहां 5 है। अब देख लो ये कितना आएगा, 5 गुणा 5 और 1 6 में 2 का भाग दो, 3 3 तिया 9। यह आएगा 5 और 1 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11/6। 6 से 6 खत्म, तो ये तो आया 45 और ये आया 11। इनके बीच का अंतर बताना है मेरे दोस्त। 34 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 34। 34 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सर आज दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लिया? अरे भाई लिया है, हर्ष बॉक्सर जी लिया है। दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट तो सुबह 7 बजे होता है, वो तो लिया है। अब तो शाम के 7 बज गए। ये सवाल देखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n बाहर की तरफ n प्लस 1/2 की होल पावर 2, और वर्गों का औसत होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n का मान 5 है, वो 5 बोल रहा है। पहली 5 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। एक कह रहे भैया 5 कहां से आया? मेरे भाई पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है और पहली ही 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो n का मान तो 5 हो गया। तो n का मान 5 है, n का मान 5 है। 5 कहां से आया, बात समझ में आ गई होगी। ये 5 कहां से आया, इस बात को पूछ रहा है मेरा एक भाई। भाई n का मान 5 है, क्वेश्चन में दे रखा है पहली 5 प्राकृतिक संख्या, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो इसमें भी आप देखते उड़ा दो। राम राम जी, चीनू उड़ाओ। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, बनाने दो, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करो। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करो मेरे दोस्त। क्या कहता है? ये कह रहा है मेरे दोस्त, देखो जिस पारी में रन बने उससे एक पहले देखो। 15वीं पारी में 97, तो आप लिखो 14वीं पारी में औसत कुछ था। अब एग्जाम में लिखो मत लिखो, इसमें कुछ ही सेकंड जाएंगे, 1 या 2 सेकंड। मैं कह रहा हूं लिख लो अगर ऐसी बात है। 14 पारी का औसत था कुछ। ठीक है, अब 15वीं पारी में उसने बना दिए 97 रन, 97 रन बना दिए, और ऐसा करने से उसका औसत क्या हुआ, 5 बढ़ गया। तो ये क्यों लिखा है? वैसे तो लिखा नहीं होगा, इन दोनों की गुणा करो, 14 पंजे 70, और अगर औसत बढ़ा है तो 70 घटा दो, ये आएगा आपका 27। और ये मेरे भाई लेटेस्ट औसत आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि 15वीं पारी के बाद का औसत आएगा। 15 पारियां हो चुकी है ना, आप बोलोगे हाँ जी 15 पारी हो गई, तो ये लेटेस्ट औसत आएगा। और लेटेस्ट औसत क्या होगा, 27। 15वीं पारी, वो कह रहा है 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताओ। तो टोटल 15 हो चुकी है, यानी लेटेस्ट औसत है उसका 27। ठीक है ना, तो टोटल औसत 27 है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन है 15वीं पारी से पहले, 15वीं पारी से पहले औसत बताओ, पारी से पहले। या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में बोलते हैं 14वीं पारी के बाद, या 14वीं पारी के बाद आपसे बोलेगा औसत बताओ। 15वीं पारी से पहले या 14वीं पारी के बाद औसत पूछे तो कितना आ जाएगा? अब आप खुद सोचो, 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, तब जाके 5 बढ़ा है, यानी उससे पहले तो 5 कम था, इसका मतलब तो उससे पहले 5 कम था, तो आपका आंसर आएगा 22 था। उससे पहले 5 कम रहा होगा, तो मेरे दोस्त 27 माइनस 5 22 था पहले, अब बढ़ा है, तब जाके ये 27 हुआ है। सिंपल सवाल है। अगर ऐसा सवाल आता है तो जिस भी पारी में रन बने हो उससे एक पिछली पारी, जैसे 15वीं पारी में रन बने 97, उससे एक पिछली पारी देख लो और उसके आगे लिख दो कुछ। 14 पारी का औसत था कुछ, 15 पारी में बने 97, औसत बढ़ गया 5। अगर यहां बढ़ा है तो 14 और 5 की गुणा यहां घटा दो, और अगर औसत यहां कम हुआ होता तो हम जोड़ देते मेरे भाई, तो हम यहां पे जोड़ देते फिर। ठीक है,
और वो भी लेटेस्ट औसत आता, इस बात को ध्यान रखना, वो भी लेटेस्ट औसत आता। एक क्वेश्चन ये रहा, और ये इसीलिए आते हैं एक तरीके के दो, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अभी औसत नहीं पढ़ा, लेकिन एक सवाल पढ़ लिया तो दूसरे का आंसर देने में दिक्कत ना हो मेरे दोस्त। चीनू हरियाणवी 25 आंसर दे रहे हैं भाई, ये रमेश कुमार 25, मीना साहब 20। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए 12वीं पारी के, 13वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट पूछ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 13वीं पारी में रन बना रहा है, तो मैं बोलूंगा दोस्त 12वीं पारी में औसत था कुछ, 12वीं पारी में औसत कुछ था, 13वीं पारी में बना रहा है वो 85 रन, और 85 बनाने से उसका औसत रन संख्या 5 बढ़ती है। तो 12 की 5 में गुणा करो, 12 पंजे 60, यहां से घटा दो, और ये लेटेस्ट औसत आएगा, यानी 13वीं पारी के बाद, 13वीं पारी के बाद का औसत आएगा। और ये कितना आ रहा है, आप बोल रहे हो सर 25, ये बिल्कुल लेटेस्ट औसत आता है इससे, ऑटोमेटिक ही लेटेस्ट औसत आता है इससे, और ये पूछ भी 13वीं पारी के बाद रहा है, तो लेटेस्ट औसत आ गया 25। अगर ये बोल देता कि 13वीं पारी से पहले बताओ तो 20 आंसर होता, या 12वीं पारी के बाद बताओ तो 20 आंसर उसमें होता। तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे, इसका आंसर कितना आएगा, तो प्यारे साथी 25 विल बी द राइट आंसर। अब एक सवाल ये रहा, इसका आंसर दे दो। मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा आपसे, अनुपात समानुपात का मोस्ट फेवरेट टाइप होता है ये, ठीक है। एनडी पुलिस में ना हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आज तो सही है, कल तो हुई थी थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन आज सही है। भाई जी आपका मैथ का कंप्लीट कोर्स, अभी कोर्स मेरे चल रहे हैं भाई, कई जैसे एएलपी वगैरह में कई जगह चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि स्पेशली मैथ का है, ठीक है। सुमित मेरे दोस्त इसका आंसर दो। दो संख्याएं x और 4x हैं, उनका मध्यानुपाती। तो प्यारे भाई मैं मध्यानुपाती के बारे में बता दूं, अगर दो संख्या a और b होती हैं, a और b का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल इसको हम बोलते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये मेरे दोस्त अंडर रूट में ए बी होता है हमेशा। ये क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा करके, ये इसका फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं की गुणा करके। अगर आपने पहली बार भी देख रहे हो तो अब सीखना, अगला क्वेश्चन आंसर में दे देना, ठीक है, सीख जरूर लेना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल जो होता है मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी। अब यहां संख्या ए और बी नहीं है, एक्स और 4x है, तो x और 4x का मध्यानुपाती क्या होगा, x और 4x का मीन प्रोपोर्शनल उसने बोल रखा है, मध्यानुपाती 45, 69, 76 है। तो मध्यानुपाती तो होता है दोनों की गुणा करना, तो ये इसका मान दे रखा है 45, 69, 76। जब आप इसे देखोगे तो 2x भाई अंडर रूट में 4x स्क्वायर बना, अंडर रूट में बन गया 4x स्क्वायर। तो जब आप बोलोगे सर 4x स्क्वायर है, तो 4 का तो 2 बाहर, x स्क्वायर का x बाहर, तो 2x का मान क्या आएगा 45, 69, 76। अब यही तो पूछ रहा है x का मान बताओ, 2 को उधर ले जाके काट दो, 2 को दूसरी तरफ ले जाके उड़ा दो, बस 2 को काटा यहां से, 2 दूनी 4, 5 में भाग दो, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो x का फाइनल मान आया 22, 84, 88, 22, 84, 88, 22, 84, 88, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 22, 84, 88 ऑप्शन नंबर बी। तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में ए बी। पता है वो संख्या इस तरह से होती है, माना ए मध्य में ये अनुपात बनता है, इसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती, ठीक है। बेसिकली a अपॉन एक्स, समानुपात का प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर x अपॉन बी। तो x स्क्वायर बराबर ए बी हो गया, तो x बराबर अंडर रूट ए बी होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, और अगला क्वेश्चन उड़ा देना भाई, अगले क्वेश्चन को उड़ा दो, जो वेरिएशन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मध्यानुपाती पे मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, 9 और 16 का बताओ, तो आप अंडर रूट में 9 और 16 की गुणा करोगे, 3 चौक 12 आंसर कर दोगे फटाफट से, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। आएंगे क्वेश्चंस धीरे धीरे सब आएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा, तृतीय भी आएगा, चतुर्थानुपाती भी आएगा, प्रथमानुपाती भी आएगा। हालांकि प्रथमानुपाती पूछा एक आध बार गया सीजीएल मेंस में,
पर मैं बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी करके, उस चीज को हम देख लेंगे। मध्यानुपाती बताना है तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती होता है दोनों की आपस में कर दो गुणा और अंडर रूट दो चढ़ा। तो पहली संख्या ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब गुणा, दूसरी संख्या है 9b स्क्वायर अपॉन 4a क्यूब। ठीक है, मध्यानुपाती यही तो होगा मेरे भाई, मध्यानुपाती तो यही होगा। आप बोलोगे जी, इसको जब देखो b स्क्वायर से b की पावर खत्म, a स्क्वायर से एक, ये a क्यूब है, यहां पे क्यूब है तो पावर खत्म। अब अंडर रूट में 9/4 तो है ही है, नीचे a और b बच रहे हैं एक एक पावर, क्योंकि नीचे b और a की पावर थी 3, b की पावर 3, a की पावर 3, तो इस वाली 2 पावर से 2 पावर गए बची 1 पावर, b की 2 पावर से b की 2 पावर गए बची 1 पावर। तो 9 का मतलब तो 3 है, 4 का मतलब 2 है, और रूट है भी तो बेचारे रूट है भी रहेंगे। 3/2 रूट है भी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। 3/2 रूट है भी कित में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर आपने देखते ही उड़ाया होगा, उम्मीद करता हूं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताओ। चलो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मैं समझाऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा। ठीक है, बस जो समझा रहा हूं वो समझ लेना। आपने पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पहले कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल को देखिएगा क्या इसका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए मेरे दोस्त? देखिए साथी मेरे, 50% की वृद्धि मतलब 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2। यानी पहले वो 2 थी, उसमें प्लस कर दिया 1, 3 हो गई। एक बार ये कंडीशन उसने करी, 50% बढ़ के 2 से 3 हो गई। उसके दिमाग में आया, उसने फिर 50% बढ़ाई, यानी फिर 2 से 3 हो गई। तो कुल मिला के 2 दूनी 4 से 3 तिया 9 हो गई भाई। 2 दूनी 4 से 3 तिया 9 हो गई। इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 से कितनी बन गई? 3 तिया 9। अब उसके दिमाग में क्या कीड़ा खाया, उसने बोला मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को फिर कम करो। तो यानी बढ़ी हुई संख्या ये 9 है, होनी 4 चाहिए थी, तो वापस आपको 4 पे आना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 9 से वापस 4 पे आना है तो 5 कम करना पड़ेगा, और परसेंटेज में 5 कम करना पड़ेगा। कहां से? क्योंकि 9 पे पहुंच चुके हो तो 9 से कम करोगे, इंटू 100%। आप बोलोगे ये बन गया 500/9%। और 9 का भाग 50 में दो, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, 50 हो गया। 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, 55 सही 5/9% कम करना पड़ेगा। 55 कंप्लीट 5/9 कम करना पड़ेगा। 55 सही 5/9 कम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बात समझ में आई? रेशियो मेथड मैंने लगा दिया। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब परसेंटेज हटाते हो ना आप लोग, तो अपॉन में जाता है 100। तो 50% को 50/100 या 50 एकम 50, 50 दूनी 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या जो 4 होनी चाहिए थी वो हो गई 9, लेकिन वो कह रहा है वापस से मूल संख्या पे आओ। 9 से वापस 4 पे आओ, उसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो आप 9 से वापस 4 पे आए, आपने देखा 5 की कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई। कितने में से? 9 में से। तो 5/9 गुणा 100, तो ये आंसर आया। अब इसका आंसर आप सारे लोग दो मुझे, इसका आंसर सारे के सारे दे दो भाई। क्या इसका आंसर होगा? बताइएगा। ये कह रहा है एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? अब उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ गए हैं। a+b+ab/100 भी लग सकता है क्या? जी बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल। a+b+ab/100 यानी आप रामबाण फॉर्मूला लगा के इसका एग्जैक्टली वो निकाल सकते हो कितना बढ़ा, फिर वापस निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं कह रहा हूं 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप में से हर एक बच्चा जानता है 1/4 होती है। यानी जो संख्या 4 थी उसमें 1 की वृद्धि करके 5 कर दिया, फिर ये काम दोबारा कर दिया। तो आप देख रहे होंगे 4 चौक 16 से 5 पंजे 25 हो गया। लेकिन अब फिर उसका दिमाग चकराया, बोला मुझे वापस 16 पे जाना है।
मुझे वापस कहां जाना है, मुझे वापस से मूल संख्या पे यानी कि 16 पे जाना है। तो कितना कम होगा, 9। और परसेंटेज में 9 कम होगा 25 से इंटू 100%। तो 25 चौका 100, 9 चौक 36% की कमी उसको अब करनी पड़ जाएगी। कितनी कमी करनी पड़ जाएगी, तो मेरे भाई 36% की कमी उसको अब करनी पड़ जाएगी। बात सही है। चले थोड़ा सा आगे देखो, एक क्वेश्चन ये रहा। देखिए अब इसमें प्रीवियस ईयर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे। 2-3 सेट कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी और मेरी स्पीड मैच हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ उसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी। तो डी तो आप ऐसा समझोगे एसएससी जीडी टाइप का वो लेवल, ग्रुप सी जो है उसका लेवल थोड़ा ठीक है। अगर मैं बात करूं एसएससी में एमटीएस के एग्जाम, हालांकि आप सोचोगे सर एमटीएस क्यों बात कर रहे हो, एमटीएस में बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिएगा, यदि 18 क्रिकेट बल्लों का कॉस्ट प्राइस, 18 बल्लों का कॉस्ट प्राइस 32 बल्लों के विक्रय मूल्य की 32 बल्लों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। तो इसकी टोपी उसके सर होती है भाई। ऐसे क्वेश्चंस में अगर कल को ऐसा लिखा दिखे 5A बराबर 4B, तो इसकी टोपी उसके सर है ए का मान बी के साथ, बी का मान ए के साथ। ये इसका सीधा फंडा होता है, ये इसका सीधा फंडा होता है। तो वही फंडा लगेगा यहां पर भी, यही फंडा लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस है 32 रुपए की चीज बेच दी 28 में। इसको 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, यानी 8 रुपए की चीज 7 में बेच रहे हो। तो घाटा कितना हो गया, ठीक है ना, घाटा कितना हो गया, 1 का लॉस हो गया। और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 8 इंटू 100%। और ये याद कर लो, ये फ्रैक्शन पूरे गणित में आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 100/8 12.5 होता है भाई। 100/4 जो होता है, 1/8 याद होना चाहिए आपको। 1/4 25 है, 1/8 12.5 है, 1/16 6.25 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो ये आपको पता चल गया 28 क्रिकेट बल्लों का क्रिया मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के समान है। तो हानि कितनी होगी, तो मेरे दोस्त 8 रुपए की चीज 7 में बेच दी, 1 का लॉस हो गया। अब आप बोलो 1 का लॉस 8 रुपए पे, तो इसका मतलब 12.5% का लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं इसीलिए 2 क्वेश्चन कर दिए भाई, ताकि आप लोग एक सीखो और दूसरे का आंसर कर दो सब, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर कर दी जाती है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। लेन देन में हानि का प्रतिशत बताओ। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन मेरे भाई। तो 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 16 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 18 के सेलिंग प्राइस के। अभी मैं बता के आया हूं इसकी टोपी उसके सर। कॉस्ट प्राइस है 18, सेलिंग प्राइस है 16। 2 से काट लो, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। 9 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची गई, तो घाटा हुआ कितने का, 1 रुपए का। 9 की चीज 8 में, तो 1 का घाटा। लॉस परसेंटेज निकालो जरा। 1 का लॉस है कितने पे, 9 रुपए पे, इंटू 100%। 9 का भाग 100 में दोगे तो 11.11111 आता ही रहेगा। 11.11% इस सवाल का आंसर कितना, 11.11111 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। 11.111111 इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद है करे होंगे। एक सवाल ये रहा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट से। सुमित कुमार जी भाई धन्यवाद। इसका आंसर, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 है। मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करना है आप लोगों को, मूलधन। तो दोस्त जब आप मूलधन ज्ञात करोगे तो आप बोलोगे सर जो ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, PRT/100 होता है। इसमें जो साधारण ब्याज आता है ना, वो रुपए में निकल के आता है, सीधा रुपए में, कि PRT/100 रुपए में निकल के आ जाता है, ठीक है। ये आप सीधा लिख दो कि साधारण ब्याज है 576 बराबर प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है समय 3 साल बटे में 100। अब 6×18 से ये कट रहा है, सीधा सीधा देख लो काट के। 6×18 से 18×3 = 54, बचा 3, 18×2 = 36। तो 100 की गुणा जब तिरछी करोगे तो ये हो जाएगा 3200,
और इधर बचा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मान 3200, यही तो हम निकालते डोल रहे हैं भाई, यही तो हम निकाल रहे हैं कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे दोस्त क्या होगी, या फिर ये तो फॉर्मूला है जब आपको रुपए में दे रखा होता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सीधा भी होता है आर इंटू टी, ये परसेंटेज में दे रखा होता है। दर गुणा समय अगर करोगे तो परसेंटेज में साधारण ब्याज मिल जाएगा। 6% एक साल में, 3 साल में 6 18, और ये मान 18% का मान 576 दे रखा है। 576 दे रखा है, 18% का मान आपको 100% का मान चाहिए, तो भी आप देखोगे 3200 ही आएगा प्यारे भाई। कितना आएगा, तो भी 3200 ही आएगा। एक और क्वेश्चन बताओ, अब इसको दूसरे तरीके से कर देंगे। आप किसी भी तरीके से करो, मुझे आपसे आंसर से मतलब है, मुझे आपके आंसर से मतलब है। आप किसी भी तरीके से इसका आंसर कर दो भाई, ठीक है, किसी भी तरीके से आंसर करो, मुझे मतलब है आंसर से। चाहे परसेंटेज लगा दो, चाहे आप दूसरा लगाओ। किसी मूलधन पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 साल की अवधि का साधारण ब्याज 531 है। मूलधन ज्ञात करो कितने रुपए हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं, साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में निकालने की कोशिश करूं मैं, तो साधारण ब्याज आएगा 9 गुणा 5%, यानी कि भाई 1 साल में 9 तो 5 साल में 45%, लेकिन वो कह रहा है वास्तव में तो 531 रुपए है। 45% का मान तो सर जी 531 रुपए है, तो 1% का मान हो जाएगा 531 अपॉन में 45। तो इसको जब हम काट पीट करेंगे तो 9 से काटा, 9 पंजे 45, बचा 8, 9 नाम 81, 9 से काटा 5 बार, 1% का मान आया 59/5। तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है मेरे दोस्त 100%। अगर 1% का मान ये है 59/5, तो 100 का मान 100 टाइम कर दो, 20 गुना करो, 59 दूनी 118 और एक 0, तो 1180 मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही तरीकों से आपने इन सवालों को किया। तो हम रोज जहां 15 सवाल करते थे, आज हमने कर लिए 20 सवाल। ठीक है, आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में। कल सबसे पहले इसी को हम छेड़ेंगे और इससे आगे की चीजों को शुरुआत करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास कैसी लगी, आज के लिए इतना ही है। जरूर बताना कैसी क्लास लगी। बाकी कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।